सॉरी गाइस, थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गया था, वीडियो कट गया था थोड़ा। तो तो हमारा एक्स की जो वैल्यू आई थी वो 50 आई थी। तो हमारी एक्स की वैल्यू जब 50 आई तो हमसे पूछा क्या था कि 5 पैसे में कितने सिक्के होंगे। तो हमने जो एक्स की वैल्यू 50 आई, जो हमारी वैल्यू, और अनुपात क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो मतलब 50 में 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर ए होगा, फुटबॉल से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर किसी कार्य को क्रमशः 24, 16, 12 दिनों में पूरा करते हैं तो उन्हें साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये ट्रिक इस तरीके से शायद मुझे लगता है सभी लोग सॉल्व करते होंगे। तो आप लोग को अगर मेरी ट्रिक अगर ना समझ में आए तो फिर आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोग की इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इसका 24, 16 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो अभी मैंने एक एलसीएम का ट्रिक बताया था कि वो मिनिमम संख्या लीजिए जिससे तीनों संख्या कट जाए। तो ऐसी क्या हो सकती है, 24 है, मान लीजिए 24 लेते हैं, 24 से 16, 12, 12 तो कट जाएगा लेकिन 16 नहीं कटेगा। तो 24 में ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, 24 दूना 48 ले लेते हैं। अब देखिए 48 से हमारा क्या संख्या कट जाएगी, 16 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, तो हमारी जो एलसीएम हो जाएगी 48 हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप लोग को शॉर्ट ट्रिक यूज करना है एलसीएम के लिए, ना कि आप लोग बैठ के एलसीएम निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा ये पी की वैल्यू है, ये पी, ये क्यू और ये आर। तो इसका जो रेशियो आएगा, पी का जो वर्क रेशियो आएगा 2 आएगा, क्यू का जो वर्क रेशियो आएगा 3 आएगा, और आर का जो वर्क रेशियो आएगा, वर्क इफ़िशियंसी रेशियो, ये 4 आएगा। अब क्या कर रहा है, अगर उन्हें साथ मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा। तो इनके सारे वर्क इफ़िशियंसी जोड़ देते हैं, 4, 3, 7, 2, 9, 9 वर्क इफ़िशियंसी पूरा आ रहा है, और टोटल वर्क कितना है 48। तो इससे डिवाइड कर देते हैं, 9 पचे 45, 5 आ गया, शेष कितना बचा 3/9। अब हमारा इतना तो जो है घंटे बच गए हैं, तो इसको हमको निकालना है। तो क्या कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा घंटा आ जाएगा। तो 3 अठे 3 त्रिका 9 और 3 अठे 24, हमारा 5 दिन और 8 घंटे आ जाएगा आंसर, जो कि ए है। ए आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सार्वभौमिक सूचकांक में 4 से 5 का पीएच मान इंगित करता है। आपको मालूम होना चाहिए पीएच मान जो होता है पानी का 7 होता है। जो 7 होता है न तो एसिडिक होता है नेचर में, न ही बेस होता है, मतलब न क्षारीय होता है न अम्लीय होता है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि पीएच का मान इंगित करता है, तो वो क्या कहलाएगा जो 4 से 5 के बीच में होगा। तो पीएच का मान जब 7 से थोड़ा कम होता जाएगा तो वो आपका अम्ल में आता है, मतलब कि एसिडिक नेचर में आने लगता है। एसिडिक नेचर में आता है, 7 से ज़्यादा होता है तो हमारे क्षारीय नेचर में आने लगता है। तो 4 से 5 में तो आएगा, तो मतलब 4 से 5, 7 से अभी थोड़ा सा ही कम हुआ है, तो मतलब थोड़ा दुर्बल वो अम्ल होगा। अगर 1-2 एसिडिक दिया हुआ है तो मतलब वो बहुत ही खतरनाक अम्ल है, तनु अम्ल इसको कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, दुर्बल अम्ल, क्योंकि 4 से 5 ही इसका पीएच वैल्यू दे रखा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी आमतौर पे अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं। तो इसका सबको आंसर मालूम है, कोयल जो है, कोयल कभी भी अपना अंडा खुद ही अपने घोंसले में नहीं देता। वो क्या करता है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देता है, और कौवे उसको पालते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर इज डज नॉट यूजली, सॉरी ये तो इंग्लिश वर्जन है। एक पूर्णिमा और उसके अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है। तो इसका आंसर होगा ए, 29.5। ये सब थोड़े बहुत आपको आने चाहिए, क्वेश्चन के आंसर थोड़े बहुत आप लोग को देखने याद रहना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा आँख का विकार नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है आँख के विकार में। साइनस, साइनस क्या आँख का विकार है? नहीं। गठिया, गठिया आपको मालूम है घुटने में होता है। पीलिया, पीलिया जिसमें पूरा शरीर पीला हो जाता है, लेकिन आँख से इसका कुछ लेना देना होता है? नहीं। लास्ट में आता है निकट दृष्टि दोष। तो आप सभी को मालूम है कि ये आँख का दोष है जिसमें दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 67, किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर 405 रुपये में कितना लाभ प्राप्त होता है? तो ये हमको ये बोल रहा है कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पे हम लोग बेच रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि कितना लाभ हो रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 405 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और हम कितने में बेच रहे हैं उसको? 12.5, मतलब 112.5 में हमारा ये प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो हम पहले अपना जो है क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो हम क्रय मूल्य अपना मान लेते हैं 100 है। तो आइए 5 से डिवाइड कर देते हैं। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 0। फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 9 45। अब किससे डिवाइड किया जाए? 7 से कट कर देंगे क्या? सॉरी, कुछ तो गलती हो गया लगता है। एक मिनट। तो ये 5 चौक 20 और 5 25, 4.5 आएगा। तो फिर से हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 9 45, 0.9 आएगा इधर नीचे, और ये कट जाएगा। 5 8 40, 1। अब 0.9 से 81 कट जाएगा। 99 81 है, मतलब 90 आएगा। 90 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आएगा? 360। 360 हमारा क्या आ रहा है? हमारा क्रय मूल्य आ रहा है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 405 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो हम घटा देंगे 405 में से 360, कितना आएगा? 5। और कितना आएगा हमारा? 4। तो हमारे 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप थोड़ा जल्दी कीजिए। इतना टाइम जितना मैं लगा के कर रहा हूँ, आराम से एकदम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये सब आपको मन में करने हैं। मैं आपको बस दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों का संगत चुनिए। दिया क्या है विकल्प? आइए थोड़ा आराम से देखते हैं। एन दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इसका एन का क्या होगा? 14 हो जाएगा संख्या अगर निकालेंगे सीरीज में। तो यू क्या होगा? 21 हो जाएगा। एच क्या होगा? 8 होगा। एफ क्या होगा? 6 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी सम संख्याएं हैं। सब संख्याएं, यही 21 जो है विषम संख्या है। तो ये यू जो है यही ऑड है, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, यू। आइए 69 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागार्जुना सागर। कृष्णा नदी पे जो बांध बनाया गया नागार्जुना सागर पे बनाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 1299 इंटू 1299 का इस मल्टीप्लाई पूछ रहा है। तो आप मतलब ये जान रहे हैं कि इसका स्क्वायर पूछ रहा है कि क्या होगा। इसके दो तरीके हैं, या तो आप 129 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, और थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम थोड़ा सा इसके आंसर पर ध्यान दें तो पहले दो अक्षर हैं, पहले जो 2 अक्षर हैं वो सेम हैं। तो मतलब हमको 2 अक्षर तो निकालना ही निकालना है। लेकिन जब तीसरा अक्षर देखते हैं तो एक में 7 है, एक में 5 है, एक में 7 है, एक में 4 है। मतलब अभी भी 2 जो हैं 7 जो है कॉमन है। तो चौथे आंसर तक अगर हम निकाल देंगे,
4 पॉइंट तक अगर निकाल देंगे तो हम थोड़ा अपने कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। 1299 को आप क्या लिख सकते हैं, 1300 -1 लिख सकते हैं। फिर 1299 क्या लिख सकते हैं, 1300 -1 लिख सकते हैं। तब ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का आप फार्मूला लगा दीजिए और इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये ट्रिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर होगा शतरंज से। हालांकि ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी स्टैटिक होते हैं, क्योंकि ये लोग अभी या तो ये लोग कुछ उस गेम में कुछ अच्छा किए हुए रहते हैं या फिर उस गेम से वो उनकी देहांत हो चुकी होती है। तो ये सभी स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि ये अब इस समय आप ये रटिए, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन अब के जो क्वेश्चन है उनको आपको याद करने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। 72वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन टाइम नहीं लगेगा। हालांकि इस तरीके के जब क्वेश्चन को ये जब आते हैं आपके, तो इसको आप कोशिश कीजिए, जब एक ही इतना बड़ा क्वेश्चन का केवल एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। लेकिन मैं तो आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो मैं स्किप तो कर नहीं सकता, तो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, PQRSTUVW बाहर की ओर मुँह करके एक वृत्त के चारों ओर खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। R न तो P के, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं। तो एक वृत्त के अंदर खेल रहे हैं, तो हम लोग पहले 8 लाइन खींच देते हैं ताकि हम लोग आसानी से मालूम कर सके कौन किसके बगल में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं खेलना हम लोग भी हैं, क्योंकि ये लोग खेल रहे हैं तो हम लोग भी खेलते हैं। आइए अब कंडीशन पढ़ते हैं। पहला कंडीशन क्या है, आर न तो पी के बगल है और ना ही वी के बगल खड़ा हो सकता है। तो पहला कंडीशन दे रखा है। कंडीशन पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन जरूर पूछ लें कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। हो सकता है कि हमारे किसी एक क्वेश्चन में ही उसके आंसर दे रखा हो। क्वेश्चन क्या कह रखा है, एस और टी के बीच में खड़ा है। कौन खड़ा है, कौन सा जो है एस और टी के बीच में खड़ा है। तो इससे हमको जाने तो एक क्लू क्या मिल गया ना, कि एस और जो टी है के बीच में कोई एक ही पर्सन है, 2 या 3 या 4 पर्सन नहीं, कोई एक ही पर्सन है। तो आइए नेक्स्ट को जो ऑप्शन से जो नेक्स्ट कंडीशन से उससे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एस पी के बगल में खड़ा है लेकिन डब्लू के बगल में नहीं, तो एक एस बना लेते हैं। अब P के बगल में है, P किधर, S के किधर P है ये नहीं बोला है, तो हम इधर भी P बना लेते हैं, इधर भी P बना लेते हैं। मतलब यहाँ पे भी P बना लेते हैं, यहाँ पे भी P बना लेते हैं, क्योंकि हमको बताया नहीं किधर है वो P। लेकिन S जो है W के बगल में नहीं हो सकता है। यहाँ पे न W हो सकता है न यहाँ पे W हो सकता है। ठीक है, तो T W के बगल में है। अब ये कह रहा है T जो है W के बगल में है, तो हम क्या करते हैं कि चलिए यहाँ पे हम एक टी यहाँ पे ले लेते हैं। टी लेने को हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, चलिए यहीं पे ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है, टी जो है डब्लू के बगल में है, तो डब्लू का क्या कंडीशन है कि एस के बगल में तो नहीं हो सकता है, तो मतलब यहाँ तो डब्लू तो नहीं हो सकता है, तो क्या ले लेते हैं, डब्लू यहाँ लेंगे। ठीक है, और क्या कह रहा है, यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है। अब यू के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है। अब दाहिनी ओर यू का किधर हो सकता है, एक तीसरे स्थान तक, 1 2 3, मतलब कि यहाँ यू ले लेते हैं, यू यहाँ लेते हैं और यू से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर टी है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर टी है। तो मतलब यहाँ पे जो हम लोग P एज्यूम कर रहे थे वहाँ पे तो U आ गया, तो मतलब यहाँ पे P नहीं आएगा। तो P का एकमात्र स्थान कहाँ बचा, ये पॉइंट पे ही P आएगा। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है कि S और T के बीच में क्या था, S और T के बीच में P आएगा। इसका आंसर भी P होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक स्थिर जल में नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, धारा की विपरीत 68 किलोमीटर दूरी तय करने पर नाव को कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है भाई यार। तो आइए टाइम बता देते हैं इसको हम लोग, कितना टाइम लगेगा। 1 मिनट। तो स्थिर जल में नाव की चाल जो है 13 किलोमीटर। नाव भाई साहब यार 13 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, धारा की भी स्पीड है भाई साहब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लेकिन क्या कर रहा है हम लोग से, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब धारा के विपरीत चलना है भाई साहब, तो धारा के विपरीत चलेंगे और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या कर देगा, नाव की चाल को धीमा कर देगा, क्योंकि हम लोग धारा के विपरीत चल रहे हैं। धारा अपना खुद ही फोर्स लगा रहा है कि हैं कैसे जाने देंगे तुमको, तो क्या कर देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं। तो क्या फिर हमारा टोटल स्पीड क्या हो गया, अगर 4 से माइनस कर दिए तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस क्या दे रखा है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। समय का जो फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल क्या है 9 से 68 में भाग देते हैं, कितना है 9 सत्ते 63, कितना शेष बचा 5 बटे 9। अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, मिनट में निकालना पड़ेगा भाई, मिनट में निकालना पड़ेगा। तो मिनट में निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, 3 त्रिक 9, ये तो और है, क्या हमारा आया था 9 सत्ते 63, 5 बटे 9। इसको हम लोग क्या किए थे, 60 से वो गुणा कर दिए थे। 9 त्रिक 3 त्रिक 9, 3 दूने 6। अब 20 में 5 का गुणा कर दिए, कितना 100 बटे 3। ये हम लोग 60 से क्यों गुणा कर रहे हैं आप लोग मालूम है ना, मिनट में निकालने के लिए। ये 7 तो हमारा घंटा आ ही गया है, 7 घंटा आ गया है, लेकिन ये हमारा जो है ये फ्रैक्शन में है, मतलब कि बटे में है, तो इसको हमको मिनट में निकालना पड़ेगा। तो 100 से 3 में भाग दे देंगे, कितना आएगा 33.33। 33.33 क्या है, मिनट है हमारा। तो अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7 घंटे 33 मिनट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 7 घंटे 33 मिनट। 33.33 मिनट होगा, लेकिन इसमें आंसर में 3.33 नहीं दिया है, तो 33 ही मिनट मान लेंगे। अब खोजने में निकल जाइएगा कि यार मेरा तो 33.3 आया है, ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा है, तो मतलब ऑप्शन गलत है। नहीं यार, 33.3 मतलब क्या, 33 ही मिनट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो सबसे पहले आपको पूर्णांक की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो चीज़ होता है जो चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो सारी संख्या पूर्णांक कहलाती है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, इनके बीच में जितनी संख्या आती है वो सब माइनस में, वो सब पूर्णांक कहलाती है। तो अब सबसे क्या कर रहा है, सबसे छोटा कर रहा है, तो ऐसे क्या हो सकती है, -1 ही ऐसा चीज़ हो सकता है जो स्वयं के बराबर हो घन में। तो -1 का क्यूब कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर होगा, -1। अगर ये कहता कि पॉजिटिव, मतलब कि धनात्मक में सबसे वो घन बताइए जो स्वयं के बराबर हो, तो हमारा क्या होता है 1 आती है वैल्यू। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1000 की धनराशि पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज की गणना कीजिए, जबकि ब्याज की जो गणना है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 1.5 वर्ष का समय है, लेकिन जो ब्याज दिया गया है उसको अर्धवार्षिक पे हम लोग लेना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग का ब्याज अर्धवार्षिक पे होता है तो ब्याज आधा हो जाता है, तो 5% हो जाएगा। तो 5% को हम लोग डिवाइड वो रेशियो में अगर बदल लेंगे, कितना आएगा 1/20 आ जाएगा। कितना हमारा रुपए है, 1000 रुपये है। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, अर्धवार्षिक में निकालेंगे तो मतलब 3 बार हम लोग को निकालना पड़ेगा ब्याज। तो 1000 में 1/20 से डिवाइड कर देते हैं,
तो कितना आया 50। तो पहले साल 50 आया, दूसरे साल, अरे ये साल नहीं, पहले छमाही 50 रुपये आया, दूसरे छमाही 50 रुपये आया। लेकिन क्या इसका एक ब्याज भी निकलेगा दूसरे साल, कितना आएगा 50 का 20 में गुणा कर देते हैं, 1/20 में कितना आएगा 2.5। दूसरे साल कितना आया 2.5 ब्याज आया। फिर तीसरे छमाही कितना आएगा 50 रुपये ब्याज तो आएगा ही आएगा, प्लस 2.5 ब्याज आएगा, प्लस 2.5 ब्याज आएगा। एक बार फिर से इसको लिखते हैं, थोड़ा इसमें अब जगह कम हो गया है, फिर से इसको लिखते हैं। ये हमारा पहला छमाही है, ये हमारा दूसरा छमाही है, ये हमारा तीसरा छमाही है। तो पहले छमाही में कितना आया 50 रुपये ब्याज आया, दूसरे छमाही में कितना आया ब्याज 50 रुपये, तीसरे छमाही में ब्याज कितना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं। 50 का 1/20 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा। अब इसमें भी एक चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, 2.5 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, इसका भी तो जाएगा 2.5 आएगा। अब इसका जो आएगा वो कितना आएगा 1/2.5 का 1/20 से गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 1.25। तो हमारा क्या है 1.25 आ जाएगा, तो 1.25 लिख दिए। अब जोड़ लेते हैं 50 कितना आ गया 150 आ गया। 150 प्लस 2.5 3 बार है, कितना आ गया मतलब 157.5 आ गया। अब हमको इसमें जोड़ना क्या है 0.125 जोड़ देना है, कितना आया 5 2 6 1 5 7, ये 0.125 था, 157 आ गया। तो कितना आ गया हमारा 157.625, 157.625 आ गया। अब आंसर देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो हमारे बी वाला मैच कर रहा है 157.625 है, लेकिन इसमें लिखा है 6-3 लिखा है, तो 2 को हम लोग 5 यहाँ पे है तो 6-3 मान लेंगे, क्योंकि वो जो एवरेज ले लिया जाता है तो सीधे एक संख्या बढ़ जाती है। तो कितना आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा हमारा 157.63। आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम चल सके कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रखा है 18 और 24 के व्युत्क्रम के लसपा और मसपा ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का आपका मतलब मालूम ही होगा, डिवाइड कर दे एक मतलब 1/18 हो जाएगा और 1/24 हो जाएगा। अब लसपा मसपा निकालने का जो आपको मालूम होना चाहिए, बटे में जो होता है उसका नियम क्या होता है। तो उसका जो नियम होता है, तो इसमें क्या होता है नीचे वाले का एलसीएम जो आएगा, एलसीएम निकालने का जो फार्मूला होता है, नीचे वाले का एमसीएम निकाल लो, एचसीएफ निकाल लो और ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो, तो यही फार्मूला होता है। तो 18 और 24 का जो एलसीएम होगा क्या होगा आपका, तो सबसे छोटी वो संख्या जो कि दोनों से कटनी चाहिए, तो ऐसी कौन सी संख्या है 6, एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट रही है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा, एलसीएम जो हमारा केवल एक ही है तो एक ही आएगा। और फिर एचसीएफ चलिए निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो एचसीएफ निकालने का क्या फार्मूला होता है कि नीचे जो है नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लो, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। तो 18 और 24 का हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो अभी क्या मैंने फार्मूला बताया था वो एलसीएम निकालने का जल्दी से जल्दी, कैसी वो छोटी छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए। तो हम लोग 24 से ही स्टार्ट करते हैं। 24 तो 18 से कटेगा नहीं, फिर 24 दूना 48, 18 से ये भी नहीं कट रहा है, 24 तियाँ 72, 18 34 18 जो है 72 से कट जा रहा है, तो हमारा 72 आ जाएगा। तो मतलब 1/72 आ जाएगा। तो हमारा 1/6 और कामा 1/72 किसमें कौन सा आंसर है डी हमारा जो है आंसर सही है। आपको समझ में आ रहा होगा
समझ में आया कि नहीं कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि एलसीएम और एचसीएम का जो फार्मूला है यही होता है कि जब डिवाइड में होता है तो एलसीएम जो निकालना होता है, डिवाइड में जब एलसीएम निकालना है तो नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लिया जाता है, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लिया जाता है। और यही चीज़ एचसीएफ में उल्टा हो जाता है, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकाल लिया जाता है, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल लिया जाता है। मतलब मसप्पा निकाल लिया जाता है ऊपर वाली संख्या का, नीचे वाली संख्या का लसप्पा निकाल लिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने की कोशिश करने में। अगला क्वेश्चन जो है 77वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी आयु और उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु 10 वर्ष से कम थी। बहन की आयु कितनी है? अब ये देखिए क्वेश्चन केवल 2 लाइन का है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्यों ट्रिक से सॉल्व करें यार। जब 2 ही लाइन का क्वेश्चन है तो ट्रिक से क्यों सॉल्व करें, जब नॉर्मल इक्वेशन से आराम से सॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग ट्रिक से क्यों सॉल्व करें। तो मान लेते हैं हमारा कि x मान लीजिए उसकी आयु है, राजन की आयु उस समय क्या थी, x थी। इस समय वर्तमान आयु x है, तो उस वर्तमान आयु से 8 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, तो 8 घटा देते हैं। अब बोल क्या रहा है कि उसकी वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी, तो x की 5/6 थी, तो 6 से ये इक्वेशन हमारा बन गया 6x, 8 6 48, 5x, x बचा, x की वैल्यू जो आ गई 48। मतलब इस समय राजन की आयु क्या है, 48 साल है। ये सब 1 सेकंड में आप कर सकते हैं। ये देखने में लगता है कि 4 लाइन का हो गया है सॉल्व करने में, लेकिन क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 48 साल इसकी वर्तमान आयु पूछा क्या है हमसे, बहन की वर्तमान आयु पूछी है। तो बहन की वर्तमान आयु के लिए क्या पहले क्लू क्या दिया है, उसकी बहन के समय उसकी बहन की आयु, उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु 10 वर्ष कम थी। तो जो 10 वर्ष का अंतराल है वो हमेशा के लिए ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद वो उसकी बहन केवल उससे केवल 2 ही साल छोटी होगी, नहीं, वो 10 साल का अंतराल हमेशा के लिए रहेगा। तो इस समय वर्तमान आयु बहन की क्या होगी, 38 साल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी भी क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि 12:30 समा रेशियो 20:. तो इसको हम अगर ध्यान से देखें, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 प्लस 3 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 20 को क्या लिख सकते हैं, ये इससे रिलेट होगा, 20 से रिलेट होगा, ये 30 वाला ये जो अगली संख्या उससे रिलेट होगी। तो 20 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 4 गुणित 4, 4 चौक 16 प्लस 4 जोड़ देंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5 प्लस 5 जोड़ देंगे 30 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, तो अब हमारी संख्या क्या हो सकती है, 6 ही होगी। तो 6 गुणित 6, 6 36 प्लस 6 जोड़ देंगे क्या आएगा, 42। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, आंसर 42 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, x की वैल्यू दे रखी है 3 - 2√2। फिर उसके बाद हमको पूछ रखा है 3x² प्लस 2x - 4 का मान बताइए। जब x की वैल्यू दे रखी है, हमको x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है। तो आंसर पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, x² की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे तो पुट करना पड़ेगा ना 3x² में। x² क्या हो जाएगा हमारा, 9 3 त्रिका 9 प्लस 2 माइनस में 6√2, 9 2 11 माइनस 6√2। अब ये हमारी वैल्यू रख देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x² में, क्या आ जाएगा 33 माइनस 18√2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x में, क्या आ जाएगा 6 माइनस √2 माइनस 4। अब यही हम लोग जोड़ घटा देते हैं, 33 6 39, 39 में 4 गया 35,
35 हमारा पहला आ गया, 18 और 2 20, 20√2। कौन सा हमारा आंसर इससे ऑप्शन मिल रहा है? हमारा ये सी जो है मैं इससे मैच कर रहा है, तो सी आंसर हमारा सही हो गया, 35 माइनस 20√2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसमें से कौन सा जोड़ा नहीं है? क्या है? टखना, घुटना, गर्दन, कोहनी। ये 3 चीज़ें आप देख रहे होंगे, तो ये चीज़ें जो हैं हमारे किसी बॉडी पार्ट से मुड़ने की है, मतलब हाथ या पैर से ही है। लेकिन गर्दन जो है हमारे सबसे ऊपरी भाग है, ये मुड़ नहीं सकता, मतलब एकदम हम लोग एकदम झुका के एकदम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? अलग पार्ट है। हाथ पैर, ये हाथ और पैर से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये हमारे ऊपरी पार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे ये बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए संबंध का सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण कीजिए। बास्केटबॉल और 5 दिया है, फुटबॉल, आगे क्या होगा? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन इस पूरे पार्ट में बहुत ढेर सारा क्वेश्चन आया है, तो आइए जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। तो बी की वैल्यू क्या रख देते हैं, क्या होती है? 2। एस की वैल्यू क्या होती है? थोड़ा गैप करके लिखेंगे, नहीं तो एक चीज़ मिल जाएगा। एस की वैल्यू QRST, एस की वैल्यू 19 होती है। देखिए अभी हमको पूरी अच्छा तरीके से याद नहीं है, थोड़ा गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जी की वैल्यू 7 होती है। टी की वैल्यू 20 होती है। फिर के की वैल्यू क्या होती है? 11 होती है। ए की वैल्यू 1 होती है। पी की वैल्यू क्या होती है? 16 होती है। एन की वैल्यू क्या होती है? 14 होती है। अब थोड़ा देखेंगे तो हमको लोग को लगेगा अरे तो कुछ तो मैच ही नहीं कर रहा है यार, क्या है ये? तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो 2 में 5 जोड़ दिए, सॉरी यार, देखिए क्या हो गया, फिर से लिखना पड़ेगा। B2, S19, G7, T20, K11, A1, P16, N14। 2 से 7 जुड़ा, 5 आया। 7 में से 11 आगे बढ़ा तो केवल 4 ही जो आगे बढ़ा। 11 में 16 आगे बढ़ा तो कितना बढ़ा? 5 फिर बढ़ गया। तो हम क्या देख रहे हैं? एक सीरीज बढ़ रही, पहले 5 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। तो अब क्या, हम 16 में 4 जोड़ देते हैं, 16 4 20, तो हमारा 20 ही आना चाहिए। अब क्या आ रहा है? 20 देखते हैं, 20 क्या होती है वैल्यू? टी होती है। तो हमारे ऑप्शन में टी कहीं है? टी केवल बी वाले में है, यहाँ पे ही टी है केवल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। जब एक आंसर मिल गया तो फिर हम लोग दूसरी तरफ नहीं भागेंगे, सीधे टिक लगा के अपना टाइम बचाते हुए आगे वाले क्वेश्चन में घुस जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 90 मिनट में हम लोग को 100 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जितना मैं इतना आराम से बता रहा हूँ ना, इतना आराम से आपको एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व नहीं करना है। इससे बहुत फास्ट में आप लोग को टाइम उससे कम, मतलब कम समय लगा के सॉल्व करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 83वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एका बोरान के रूप में जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताते चले जाऊँगा। तो इसका आंसर होगा डी, स्कैडियम। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा कार्बन। कार्बन के जो रूप होते हैं वही सबसे कठोर पदार्थ ही होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बाइन। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? त्रिज्या आर वाले गोले और त्रिज्या आर और ऊंचाई और 2r वाले बेलन के आयतन का अनुपात कीजिए। पहले क्या दिख रहा है? तो 4/3 गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई बेलन का क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या दे रखी है 2r, तो 2r। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3r यहाँ पे भी हैं, 3r यहाँ पे भी है, ऊपर में भी है, प्लस पाई नीचे भी है, पाई ऊपर भी है, दोनों कट गया। अब बचा क्या, बचा एक 2 बचा, ऊपर क्या बचा 4/3। तो इसको क्या कर देंगे 4/6 लिख देंगे। अब 4/6 को हम डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, 2 और 3, मतलब क्या है हमारा 2:3। हमारा पहला आंसर सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86वां क्वेश्चन, असंगत संख्या सुननी है भाई साहब हम लोग को। असंगत संख्या कौन सी जो है, अब सब देखिए तो सारी संख्या जो हैं, जितनी भी संख्या है वो प्राइम संख्या है, मतलब कि अभाज्य संख्याएं हैं। ये 3 संख्या बिल्कुल एक दूसरे से अपने एक नौ से और अपनी संख्या के अलावा किसी से कट ही नहीं सकती हैं, तो मतलब ये क्या हो गई, ये प्राइम संख्या हो गया। लेकिन एक मात्र जो 153 संख्या है वो 3 से कट जाएगी, तो इसलिए अभाज्य, ये भाज्य संख्या है, इसलिए ये जो है अलग संख्या है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। ये केवल यही पूछा है कि किसने खोज की मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं, टीका ईका की बात नहीं हो रही है। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन क्या है, माइकल एस ब्राउन, सर आइजैक न्यूटन, होमी भाभा, सर रोनाल्ड रॉस। तो इसका आंसर होगा डी, सर रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या पूछा है। पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन चार्डी द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम। देखिए अब ये योजना पुरानी हो गई तो इसको कराने का कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं, ये पूछ रहा है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं। मतलब जैसे आप अपने रूम में हो और भगोने में पानी रख दीजिए और ये उबलने लगे, बिना किसी गैस वैस पे रखे हुए। गैस पे रखेंगे तो उबलेगा ही, बिना गैस पे रखे उसको उबालना है। तो अब कैसे उबाल सकते हैं, ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, उच्च दाब पर, अत्यधिक दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर, निम्न दाब पर। तो हम इस सारे जो ऑप्शन दे रखा है उसमें किस चीज़ पर फोकस कर रखा है, दाब पे। तो मतलब कि दाब से ही हमको पूछ रहा है कि क्या ऐसा दाब में क्या कर दिया जाए, कि दाब का मतलब क्या होता है, प्रेशर। ऐसा प्रेशर में क्या कर दिया जाए कि पानी उबलने लगे, बिना मतलब कुछ गर्म करे हुए पानी को कुछ भी किए क्या करने लगे, उबलने लगे। तो दाब बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, नहीं उबलना स्टार्ट नहीं करेगा। तो आपको एक बॉयल्स का एक फार्मूला होता है, बॉयल्स लॉ जो होता है वो आप लोग पढ़ेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इसके अनुक्रमानुपाती, मतलब कि जब अगर दाब बढ़ेगा तो दाब जो है, ताप नहीं, जो बॉइलिंग पॉइंट, जो दाब बढ़ेगा मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अधिक होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, कि दाब हम अगर अपने रूम का घटा देते हैं, बहुत मतलब निम्न कर देते हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो पानी हम रखे हुए हैं वो उबलने लगेगा। तो ये थोड़ा रीजनिंग को ट्रिकी क्वेश्चन था फिजिक्स का, थोड़ा समझा दिया मैंने आपको, इलेबरेट कर दिया कि कैसे ये आंसर कैसे आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके क्वेश्चन है, इसको तो मतलब कि हम लोग को क्या करना चाहिए, आँख बंद करके भी सॉल्व कर देना चाहिए। क्या कर रहा है कि हम लोग को बस साइन चेंज करना है, बहुत बच्चों वाला खेल है कि साइन चेंज करके आंसर बताइए यार। तो क्या कर रहा है, पहले भाग और बराबर को चेंज कर देते हैं। तो आइए यहाँ पे बराबर कर देते हैं, यहाँ भागे कर देते हैं। तो जब यहाँ भाग कर देंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, भाग को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5/10 हो जाएगा, तो मतलब 1/2 के रूप में आ जाएगा, मतलब यहाँ रेशियो में आ जाएगा। तो ये तो आंसर गलत हो गया, मतलब पहला ऑप्शन गलत। फिर देखते हैं क्या है, प्लस और माइनस में चेंज कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। अब देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यार। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, तो भाई डिवाइड को ही करेंगे। तो 7 माइनस 5, 10 में से 5 गया 2, और प्लस 5,
तो ये 7 में से 2 गया, 5 + 5 = 10 आ गया। मतलब कि हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसको छोड़ के वहीं से आगे बढ़ जाइए। देखिए भी मत उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाइए तुरंत। निम्नलिखित में से किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोबारा नापने के लिए अप्रैल में पर्वतारोही दल को माउंट एवरेस्ट पर, ये देखिए 2019 का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर नेपाल हो गया। लेकिन अभी आपको अगर 2020 में आएगा तो इसका आंसर आप चाइना कीजिएगा, क्योंकि चाइना ने भी एवरेस्ट की ऊंचाई नपवाई है इस साल। तो आप लोग ये थोड़ा क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 92वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 में से सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको तो ये मालूम करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो आप लोग जैसे भी ये निकालते हो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, मैं तो केवल एक ही चीज़ से निकालता हूँ, मैं सीधे डिवाइड कर लेता हूँ। 2/3 मतलब कितना आया, 0.6 में आएगा इसका कितना आएगा, 0.8 आएगा। इसका कितना आएगा, 0.8 आएगा। इसका कितना आएगा, 0.8 मतलब 0.8। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी संख्या 5/6 आ जाएगी और सबसे छोटी संख्या 2/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जल्दी से मालूम चल जाती है कौन सबसे बड़ी संख्या है कौन सबसे छोटी संख्या है। तो अब यही हमसे पूछ रहा है कि दोनों का अंतर क्या है। 5/6 कर दिए, 2/3 कर दिए, एलसीएम निकालिए, 6 आ गया, 5 आए और ये 4, क्या आ गया, 1/6। 1/6 हमारा आंसर आ गया, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कहीं भी अब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। यदि वस्तु के अंत और किसी अवतल लेंस में आपतित सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बीच प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप लोग को इसको सॉल्व करना है। क्या रहा है कि अनंत और अवतल लेंस के बीच में रखा हुआ है, ऑप्टिक लेंस सेंटर के वो बीच में रखा गया है, तो अपवर्तन के प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये करीब 5 या 6 कंडीशन होते हैं यार, आप लोग को याद रखना चाहिए। इससे एक न एक क्वेश्चन फिजिक्स में ज़रूर पूछता है। तो इसमें तो जो आकार बनेगा वो अपवर्तन का वो छोटा रहेगा, लेकिन आपको सारे के सारे कंडीशन याद कर लेने हैं। अवतल और उत्तल दोनों लेंस के लिए 6-7 कंडीशन होते हैं, आपको याद कर लेना है। आप कहेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा लेंस पे। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। आप लोग जैसे भी ज्ञात करते होंगे, लेकिन मेरा तो एक ही तरीका है, डिवाइड कर लेता हूँ मैं। क्या आएगा, 0.5 आएगा, इसका 0.5 आएगा, और 3/5 का क्या आएगा, 0.6 आएगा। 2/7 का क्या आएगा, 0.3 आएगा, 0.3 भी नहीं आएगा, 0.2 ही आएगा। 5/6 का क्या आएगा, 0.6 आएगा। तो सबसे किसका कम आया, 2/7। तो सबसे छोटी भिन्न संख्या क्या आ गई हमारी, 2/7। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2/7। गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह सब होती है। गड़गड़ाहट की आवाज़ किस वजह से होती है भाई साहब, जब बादल जब टकराते हैं एक दूसरे से, तो जो वो आवाज़ जो होती है वो ज़मीन से या फिर किसी चीज़ से टकराएगी तभी वो चीज़ हमको सुनाई देगी, वो डायरेक्ट नहीं आती है, कि कहीं ना कहीं से टकरा के ही वापस आती है, तभी हमको सुनाई देती है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, बादल के गुजरते सुपरसोनिक विमान से। बादल में गुजरते सुपरसोनिक विमान से गड़गड़ाहट की आवाज़ तो नहीं सुनाई देती है। एक बहुत बड़े बादल से ध्वनि की एक बार परिवर्तन नहीं। ध्वनि के बादल और भूमि जैसे कई परिवर्तक सतहों से क्रमिक परिवर्तन, ये आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 96वां क्वेश्चन है, अंजलि एक कार्य को 10 दिन में पूरा करती है, भानु जो है 5 दिन में पूरा कर देता है। देखिए भाई, भानु का जो वर्क एफिशिएंसी है ज़्यादा है अंजलि से।
यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो यही पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इतना भी आसान क्वेश्चन दे रहा है तो रेलवे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना भी आसान क्वेश्चन तो नहीं देना चाहिए कम से कम। तो आइए कम से कम चलिए सॉल्व करते हैं। अंजलि, भानु 10 दिन में ये काम करते हैं, 5 दिन में इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अंजलि का वर्क एफिशिएंसी 1 आ गया, भानु का वर्क एफिशिएंसी 2 आ गया। दोनों एक साथ काम करेंगे तो 3 आएगा। 3 का 10 में से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 3 का 9। अब क्या बचा, 1/3 बचा। अब हमको क्या पूछ रहा है, घंटे में पूछ रहा है, तो क्या कर देंगे, 24 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24। 10 सॉरी हाँ 10 5 10 हमारा एफिशिएंसी 3 आया था। दोनों को मिला के डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा, 3 1/3। ये हमारा आएगा आंसर। लेकिन हमको क्या पूछा है, घंटे में भी पूछा है, तो 1/3 को हम घंटे में निकालने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 8 24। तो हमारा क्या आया, 3 दिन और 8 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आते हैं। सोल्डर की मिश्र धातु है, इसका आंसर क्या होगा, लीड और टेन। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट में मान लीजिए, इसको आप रट लीजिए या फिर जो भी कर लीजिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, असंगत संख्याओं को चूज कीजिए। क्या क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पहले जो 4 2 8 3 देखेंगे तो वही इसके पोजीशन शिफ्ट हो गई है। 8 4 3 2 पोजीशन देखने शिफ्ट हो गई है। 7 3 1 9 इसका पोजीशन शिफ्ट हो गया है। तो अब हम लोग किसी एक संख्या को पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो इसका अगले वाले पोजीशन में शिफ्ट होकर दूसरे स्थान पर गया है। यहाँ 7 है, अगले वाले पोजीशन शिफ्ट होकर दूसरे नंबर पर चला गया है। यहाँ 1 है तो यहाँ पोजीशन शिफ्ट नहीं हुआ है। यहाँ 3 है तो यहाँ पोजीशन शिफ्ट होकर दूसरे नंबर पर चला गया। तो हमारा और क्या मिल गया, ये सी मिल गया है। सी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन जो है सेम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। तो ये तो क्वेश्चन पुराना हो गया, फिर भी आप लोग अटल नगर छत्तीसगढ़ जान लीजिए। लास्ट क्वेश्चन जो कि 100वां क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है ये। एक यौगिक के अणुसूत्र C2H6O है, यौगिक का नाम बताइए। इसका नाम आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये सब जो होते हैं अक्सर केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। बोथ डाई मिथाइल ईथर और इथेनॉल दोनों होते हैं। तो इसका इसी के साथ ये हमारा 22 मई का शिफ्ट 1 का जो है क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व हो चुका है। मेरा अगला वीडियो जो होगा 22 मई के सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं अब सॉल्व कराऊंगा। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।